हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास आप सभी का एग्जाम मंथन पर स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुप्तोत्तर काल से। गुप्तोत्तर काल से पहले हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में गुप्त काल के बारे में, ठीक है ना। ये गुप्तोत्तर काल जो है इसे हम 2 वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसका कारण ये है कि इससे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंतर्गत जो वंश ज्यादा आते हैं, जैसे कि हमारा वाकाटक वंश आ गया, हूणों का आक्रमण आ गया, अरब आक्रमण आ गया, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश, इस तरीके के बहुत सारे वंश देखने को मिलते हैं। और आपको पता भी होगा कि जो हमारे वंश है इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। तो हम लगभग आज की वीडियो में 3 वंशों को कवर करेंगे और आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें भी हम 3 वंशों को कवर कर लेंगे और हमारा गुप्तोत्तर काल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो है वो है गुप्तोत्तर काल पार्ट 1, ठीक है, इसे आप ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंतर्गत हम पूरे गुप्त काल को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। जब से सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं हूणों का आक्रमण, ठीक है ना। सबसे पहले पढ़ेंगे हूणों का आक्रमण, उसके बाद हम पढ़ेंगे वाकाटक वंश, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्धन वंश और उसके बाद हम पढ़ेंगे अरब आक्रमण के बारे में, ठीक है, अरब आक्रमण के बारे में। आप सभी को वीडियो को बिल्कुल एंड तक आराम से सुनना है, केवल सुनना है अच्छे से। वीडियो को नोट्स में डाल दूंगा, इसीलिए आप बिल्कुल शांति से एकांत में इस वीडियो को कंप्लीट सुनते रहना एक कहानी की तरह, ठीक है। ये मेरी प्रतिभा है कि आपको किस प्रकार समझाना है, ठीक। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हूणों का आक्रमण, ठीक है ना। हूण आक्रमण, देखिए हूण थे कौन। जो हूण थे वो मध्य एशिया के लोग थे। मध्य एशिया का मतलब है जो हमारा साइबेरिया वाला क्षेत्र है, ठीक है ना, रूस वाला क्षेत्र, उस यहां से थे हमारे कौन, हूण आए थे, भारत में आए थे। और ये किस प्रकार के लोग थे, तो खानाबदोश। खानाबदोश मतलब जो खाने की तलाश में दर बदर घूमते हों, ठीक है ना, खाने की तलाश में दर बदर घूमते हो उन्हें कहते हैं खानाबदोश लोग, ठीक। कबीलाई लोग कह सकते हैं, खानाबदोश लोग कह सकते हैं। तो ये किस प्रकार के लोग थे, खानाबदोश लोग थे। कहां से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। इसके आपको 3 मुख्य रूप से राजा याद रखने, कौन कौन से। सबसे पहला खुसनबाज, दूसरा तोड़मल और तीसरा हमारा मिहिरकुल, ठीक है। सबसे पहला खुसनबाज, दूसरा तोड़माल और तीसरा मिहिरकुल। यदि बात करें तोड़माल की, तो तोड़माल जो है सबसे क्रूर राजा था, सबसे क्रूर राजा था पूरे हूण का। क्रूर का मतलब सबसे प्रतापी राजा, उनके लिए प्रतापी। और जो भारतीयों के लिए आए थे भारत में उनके लिए सबसे ज्यादा बुरा राजा। क्यों, क्योंकि उसमें आकर हत्याएं की, अत्याचार किए, आक्रमण किए, इस वजह से भारतीयों के लिए बुरे और उनके लिए एक प्रतापी राजा, ठीक है। कौन, तोड़माल, ठीक। उसके बाद आए मिहिरकुल। मिहिरकुल एकमात्र ऐसे राजा थे हूणों के जिन्होंने शैव धर्म अपनाया था। क्या अपनाया था, शैव धर्म अपनाया था। तो पूछा जाएगा कि हूणों का एकमात्र ऐसा राजा जिसने शैव धर्म अपनाया था वो कौन था, तो वो था हमारा मिहिरकुल। किस वंश का था, हूणों का था, ठीक है ना, हूणों का राजा था, ठीक। गुप्तों ने, देखिए स्कंदगुप्त, गुप्त काल में मैंने आपको पढ़ाया था स्कंदगुप्त के 2 अभिलेख। पहला भीतरी गांव अभिलेख, दूसरा जूनागढ़ अभिलेख। जो भीतरी गांव अभिलेख है वो गाजीपुर से मिला है और उसमें उल्लेख मिलता है कि गुप्त के समय पर हूणों का आक्रमण हुआ था। गुप्तों के समय पर हूणों का आक्रमण हुआ था। दूसरा मिला है कौन सा, जूनागढ़ अभिलेख, जो कि गुजरात से मिला है। उस अभिलेख में यह लिखा हुआ है कि हूणों को गुप्तों ने हराया था, हूणों को गुप्तों ने हराया था, ठीक है। तो आपको 2 याद रखने हैं, कौन कौन से, भीतरी गांव अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख। भीतरी गांव अभिलेख से मिलता है गुप्त काल में हूणों का आक्रमण हुआ था। बात करें जूनागढ़ अभिलेख की, तो जूनागढ़ अभिलेख में लिखा हुआ मिलता है कि गुप्तों ने हूणों को हराया था, ठीक है ना। गुप्तों के अलावा भारत में हूणों को हराने का कार्य जो किया था वो एक और व्यक्ति हुए, कौन, यशोवर्मन। कौन, यशोवर्मन ने भी हूणों को हराया था, ठीक। इसका मतलब हूणों का वर्चस्व भारत में अच्छा नहीं रहा, वो अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाए भारत में, क्योंकि गुप्तों ने हराया, फिर यशोवर्मन ने हराया और उनका स्थापत्य समाप्त हो गया, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं वाकाटक वंश। इसके बाद कौन सा वंश आया, वाकाटक वंश। वाकाटक वंश गुप्त काल के समकालीन था, क्योंकि गुप्तोत्तर काल में पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है गुप्त के बाद आए थे, ठीक है ना, उनके समकालीन थे। बात करें कैसे लोग थे, तो ये थे ब्राह्मण, ठीक है ना। कैसे, ब्राह्मण लोग थे। जैसे कि आज के समय पर आप पंडितों को बोलते हैं ना, ठाकुर, जाट, गुजर, पंडित, तो उसी प्रकार ये थे ब्राह्मण लोग। कैसे ब्राह्मण लोग थे। इनका संस्थापक था विंध्य शक्ति, संस्थापक वाकाटक वंश का विंध्य शक्ति। यदि बात करें प्रिवरसेन प्रथम, तो प्रिवरसेन प्रथम पहला व्यक्ति था वाकाटक वंश का जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी, ठीक है।
प्रियव्रतसेन प्रथम एकमात्र ऐसा व्यक्ति था या पहला व्यक्ति था जिसने सबसे पहले सम्राट की उपाधि धारण की थी वाकाटक वंश में। यदि बात करें रुद्रसेन द्वितीय, तो रुद्रसेन द्वितीय का विवाह गुप्त काल के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती के साथ हुआ था। ठीक है, प्रभावती के साथ हुआ था। मैंने आपको ये गुप्त काल में पढ़ाया था कि जो रुद्रसेन द्वितीय था उसका विवाह विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती के साथ हुआ था। प्रभावती किस किस की पुत्री थी? तो विक्रमादित्य और कुबेर नाग, नागवंश की राजकुमारी कुबेर नाग। विक्रमादित्य और कुबेर नाग दोनों की शादी हुई थी और दोनों की शादी से एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम था प्रभावती, और प्रभावती की शादी उन्होंने की वाकाटक वंश में। और वाकाटक वंश के किस राजा के साथ? तो रुद्रसेन द्वितीय के साथ। किसके साथ? रुद्रसेन द्वितीय के साथ। रुद्रसेन द्वितीय और प्रभावती से दो बच्चे हुए जिनका नाम था दामोदर सेन और दिवाकर सेन। दामोदर सेन और दिवाकर सेन। लेकिन भगवान की ऐसी माया रही कि रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई इन दोनों बच्चों के जन्म होते ही। ठीक है ना, इन दोनों बच्चों के जन्म होते ही रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, बची प्रभावती। प्रभावती, अब सीधी सीधी आपको हिस्ट्री में बात बताऊं, कभी भी यदि औरत का शासन रहा, औरत के हाथ में शासन आया, तभी भारत में भारी आक्रमण होने शुरू हुए, क्योंकि उन्होंने समझा कि औरत को एक कमजोर महिला। ठीक, आपने देखा होगा, बाहुबली मूवी भी देखी होगी, तो उसमें स्वीकारा नहीं गया एक महिला को एक शासिका बनाया जाए। उसी प्रकार आप मेडिवल में देखते हैं रजिया सुल्तान शासिका बनी, किसी को भी पसंद नहीं आई, बल्कि उसकी कैथल में मृत्यु करा दी, हरियाणा में उसकी साजिश से मृत्यु करा दी। तो ऐसा हिस्ट्री मानती है कि महिलाएं कमजोर हैं शासन के लिए। ठीक है, और जब जब महिलाएं शासिका बनी तब तब भारी आक्रमण ज्यादा हुए। ठीक, तो रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हुई और उसके दोनों बच्चे दिवाकर सेन और दामोदर सेन, दोनों इतने छोटे थे, छोटे क्या, 2 या 3 साल के थे केवल। अब वो तो शासन कर नहीं सकते थे और प्रभावती ने दूसरी शादी नहीं की। अब शासन कौन करता? तो शासन प्रभावती ने संभाला। प्रभावती ने पूरा शासन संभाला, तब तक संभाला जब तक कि इसके दोनों पुत्र दामोदर सेन और दिवाकर सेन बड़े ना हो जाएं। ठीक है, दामोदर सेन जब 13-14 साल के हुए तब तक प्रभावती ने शासन संभाला, बहुत अच्छे से शासन संभाला। लेकिन जब तक इसकी सहायता किसने की? प्रभावती की सहायता किसने की? तो प्रभावती किसकी पुत्री थी? विक्रमादित्य की पुत्री। और विक्रमादित्य कोई छोटा मोटा राजा नहीं था, क्योंकि बहुत ही प्रभावशाली राजा था अपने समय का। ठीक है, तो जो विक्रमादित्य था उसने कालिदास, जो कि उसके दरबारी थे, कालिदास को भेजा, जाइए आप मेरी पुत्री प्रभावती के यहाँ जाइए, उसके घर जाइए और आप शासन प्रशासन संभालिए, ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ, सबसे पहली बात तो वहां पर कालिदास है, दूसरी बात कालिदास किसके दरबारी हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबारी हैं। तो भारी आक्रमण करने वाला सोचेगा 10 बार। ठीक है, तो जब तक उनके पुत्र दामोदर सेन और दिवाकर सेन बड़े नहीं हुए तब तक सहायता की किसने? कालिदास ने, जो कि विक्रमादित्य के दरबारी थे। ठीक है, यहीं पर कहां पर? वाकाटक वंश में ही वाकाटक वंश में कालिदास ने प्रभावती की सहायता करते करते एक वैदर्भी शैली में एक पुस्तक की भी रचना की थी। ठीक है ना, एक पुस्तक की भी रचना की थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जब 13-14 साल के हो गए कौन? दामोदर सेन। तो दामोदर सेन ने अपना शासन संभाला। ठीक है, किस नाम से संभाला? तो प्रियव्रतसेन द्वितीय के नाम से। किस नाम से? प्रियव्रतसेन द्वितीय के नाम से संभाला। ठीक है ना, पूछा जाए प्रियव्रतसेन द्वितीय कौन था, तो प्रभावती का पुत्र दामोदर सेन था, प्रियव्रतसेन द्वितीय। ठीक है, प्रियव्रतसेन द्वितीय की उपाधि धारण की। और इसने एक संस्कृत भाषा में एक पुस्तक लिखी है, सेतुबंध। किसने? दामोदर सेन ने, जिसका नाम था प्रियव्रतसेन द्वितीय। ठीक है ना, प्रियव्रतसेन द्वितीय या फिर दामोदर सेन ने एक पुस्तक लिखी है संस्कृत भाषा में, कौन सी? सेतुबंध। ठीक है, ये आपको याद रखना। उसके बाद हम बात करें तो आपने अजंता और एलोरा की गुफाएं सुनी होंगी। 19 अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में पड़ती हैं, जिसमें से गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 17 और गुफा नंबर 19 वाकाटक वंश से संबंधित है, यानी इनका निर्माण वाकाटक वंश में हुआ था। 19 गुफाएं हैं, किस किस की? 19 गुफाएं हैं अजंता व एलोरा की, जिसमें से गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 17 और गुफा नंबर 19 वाकाटक वंश से संबंधित है। ये चीजें आपको याद रखनी है, वाकाटक वंश से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्धन वंश पर। वर्धन वंश को चीनी साहित्यों में कहा जाता है शिलादित्य।
शिलादित्य। तो पूछा जाए शिलादित्य शब्द का प्रयोग किस वंश के लिए किया गया है, तो वर्धन वंश के लिए किया गया है, ठीक है ना। किन साहित्यों में, तो चीनी साहित्यों में, चीन साहित्य में, ठीक है। बात करें इनकी राजधानी, तो इनकी राजधानी थी थानेश्वर, थानेश्वर इनकी राजधानी थी, ठीक। बात करें कुछ अभिलेखों की, तो इनके कुछ अभिलेख देखने को मिलते हैं, मधुबन अभिलेख, बांसखेड़ा अभिलेख और ऐहोल अभिलेख। एक एक पर बात करते हैं। जैसे कि मधुबन अभिलेख मऊ यूपी से मिला है, मधुबन अभिलेख जो है मऊ है, यूपी में एक स्थान वहां से मिला है। किसके समय का, हर्षवर्धन के समय का, ठीक है ना। इससे क्या जानकारी मिलती है, तो इससे हर्षवर्धन के ग्राम दान के बारे में जानकारी मिलती है, यानी हर्षवर्धन ने ग्राम दान किए थे, इसके बारे में जानकारी हमें मधुबन मऊ अभिलेख से मिलती है, यूपी के से। यदि बात करें बांसखेड़ा अभिलेख, तो बांसखेड़ा अभिलेख हमें यूपी के शाहजहांपुर से मिला है। कहां से, शाहजहांपुर से मिला है, और इससे हमें हर्षवर्धन के हस्ताक्षर के बारे में जानकारी मिलती है, हर्षवर्धन के हस्ताक्षर के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है ऐहोल अभिलेख। तो ऐहोल अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है, जिसकी रचना वत्स भट्टी ने की थी। इससे हमें जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है। ऐहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर, यह ऐहोल अभिलेख में देखने को मिलता है। यह चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करें इसका संस्थापक कौन था, वर्धन वंश का, तो वर्धन वंश का संस्थापक था प्रभाकर वर्धन। कौन, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें हुई, कौन कौन सी, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री, ठीक है ना। 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, 1 पुत्री राज्यश्री। हर्षवर्धन ने राज्यश्री की शादी मोखरी वंश में की। कहां पर, मोखरी वंश में की, मोखरी वंश में शादी की। और जो मोखरी वंश के राजा थे उनकी मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, और इनके कोई पुत्र भी नहीं हो पाया था उस टाइम तक। मान लीजिए प्रभावती के तो पुत्र भी हो गया था, तो उन्होंने इंतजार किया तब तक वयस्क ना हो जाए, वो उस बहाने जीवित भी रही और शासन भी किया। लेकिन राज्यश्री जो थी, इनके पति की मृत्यु हुई और इनके कोई पुत्र भी नहीं हुआ, तो इनके कोई उपाय भी नहीं था कि क्या किया जाए, ठीक है ना, कौन शासन संभाले। तो ये अपनी आत्महत्या करने जा रही थी राज्यश्री। तो इतने में ही सूचना मिली हर्षवर्धन को कि उनकी बहन आत्महत्या करने जा रही है। किस वजह से, कि उनके पति की मृत्यु हो गई है, उनके पास बच्चा भी नहीं है, वो शासन कैसे संभालेंगे, इसको देखते हुए वो आत्महत्या करने जा रही थी। इतने ही एक भंडी सरदार ने सूचना दी किसको, हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन ने तुरंत उन्हें रोका, और जो ये था मोखरी वंश था, ये कन्नौज वाला एरिया था, उत्तर भारत का कन्नौज वाला एरिया। तो इन्हें पता पड़ा, तो इन्होंने तुरंत अपनी बहन को रोका और उनसे कहा कि अब शासन मैं संभालूंगा, अब शासन मैं संभालूंगा। इसी कारण हर्षवर्धन पहला व्यक्ति था जिसने पूरे उत्तर भारत पर शासन किया। इसका कारण यह था कि इधर वाला आधा शासन तो हर्षवर्धन का था ही, जहां पर इसकी शादी हुई थी मोखरी वंश में, आधा शासन इसने वो ले लिया अपनी बहन का। तो पूरे उत्तर भारत वाले क्षेत्र में, यूपी से कन्नौज वाला जो एरिया है, पूरा उत्तर भारत का, बिहार वाला क्षेत्र, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल तक, और इधर जम्मू कश्मीर तक का क्षेत्र, पूरा उत्तर भारत इसने अपने कब्जे में कर लिया, किसने, हर्षवर्धन ने। इसका कारण यह रहा क्योंकि राज्यश्री की पति की मृत्यु हो गई थी, उसका शासन प्लस अपना शासन, ठीक है ना। तो पहला शासक जिसने पूरे उत्तर भारत पर शासन किया वो था हर्षवर्धन। कौन था, हर्षवर्धन, ठीक है ना। हर्षवर्धन ने सबसे पहले तो शैव धर्म अपनाया, लेकिन बाद में इसने अपना धर्म बदला और बौद्ध धर्म को अपनाया, ठीक है ना, बौद्ध धर्म को अपनाया। यह बौद्ध धर्म के लिए सभाओं का भी आयोजन करता था, ठीक है ना, जिसमें ह्वेनसांग ने भी भाग लिया था। यह भी आपको याद रखना साथ के साथ। इसके 2 दरबारी याद रखने, बाणभट्ट और ब्रह्मगुप्त, बाणभट्ट और ब्रह्मगुप्त, ठीक है, ये दोनों याद रखने। इसकी 3 पुस्तक आपको याद रखनी है हर्षवर्धन की, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ये 3 पुस्तक आपको याद रखनी है हर्षवर्धन से संबंधित, ठीक है। हर्षवर्धन हुआ। अब बात करते हैं अरब आक्रमण पर। देखिए, सबसे पहला अरब आक्रमण जो हुआ था वो किस पर हुआ था, सिंध पर हुआ था। किस पर, सिंध का। सिंध का मतलब आज के समय पर, देखिए जब इंडिया और पाकिस्तान ऐसी कोई सीमाएं नहीं थी, ठीक है ना, ये तो 1947 में आकर विभाजन हुआ, ठीक, 3 जून को माउंटबेटन योजना के तहत। लेकिन उससे पहले सिंध वाला एरिया जो था, ये मान लीजिए जो पाकिस्तान और भारत का जो ऊपर वाला एरिया है, जम्मू कश्मीर वाला एरिया, ये था सिंध प्रांत। तो इधर से ही आए थे लोग, ऊपर से आए थे और सबसे पहले आक्रमण किया सिंध प्रांत पर। सिंध प्रांत पर आक्रमण किया, ऐसा वर्णन हमें चचनामा में देखने को मिलता है। एक पुस्तक है चचनामा। तो पूछा जाएगा कि सिंध पर आक्रमण हुआ था, अरब आक्रमण, ये किस पुस्तक में देखने को मिलता है, तो चचनामा में देखने को मिलता है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं, यह पहला भारत में मुस्लिम आक्रमण था। कौन सा, अरब आक्रमण जो था भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण था। लेकिन प्रथम मुस्लिम आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने। इससे पहले 2 आक्रमण और किए। किसने किए,
अल हजाज ने 1712 ईडी में 2 आक्रमण किए, लेकिन वो विफल रहा। फिर उसने अपने सैनिक को भेजा जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर सेन से युद्ध लड़ा, जिसे राजौर ब्राह्मणावाद का युद्ध कहा जाता है। मैंने युद्धों में आपको पढ़ाया हुआ है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर सेन के साथ युद्ध लड़ा और जीता और दाहिर सेन की मृत्यु हो गई। जब दाहिर सेन की मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी थी दाहिर सेन की, उन्होंने सोचा सीधी सी बात है, एक मुस्लिम शासक बनेगा तो वो, जैसा आपने अलाउद्दीन खिलजी मूवी देखी होगी, ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी में क्या था, एक मुस्लिम शासक था। जब वो जीता उसने, ठीक है, उसकी मृत्यु की, तो उन्होंने क्या किया, जो रानी थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जौहर व्रत किया। तो उसी प्रकार जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया तो दाहिर सेन की पत्नी थी, उन्होंने जौहर व्रत कर लिया। जौहर व्रत करने वाली भारत में प्रथम महिला थी दाहिर सेन की पत्नी। इसका कारण था मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर सेन को मारकर भारत पर अपना अधिकार कर लिया था। इसी कारण दाहिर सेन की पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। तो भारत में प्रथम महिला जिन्होंने अपनी आत्महत्या की थी, उन्होंने जौहर व्रत किया था, वो थी दाहिर सेन की पत्नी। ठीक है, सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया, तो सर्वप्रथम जजिया कर भी मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया भारत पर। तब कब लगाया, तो ये जब लगाया जब उसने राजौर ब्राह्मणवाद का युद्ध जीता दाहिर सेन से। ठीक है ना। क्या होता था जजिया कर, तो जजिया कर जैसा कि अलग अलग किताबों में अलग अलग देखने को मिलता है, लेकिन आज के टाइम पर इनकम टैक्स है ना, उसी प्रकार अंतर ये था कि इनकम टैक्स आजकल जो भी इनकम है सब पे लगता है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, लेकिन उस समय पर केवल हिंदुओं पर लगाया जाता था, इसलिए थोड़ा बुरा लगता था। ठीक है, अगर मुस्लिमों पर लगाता तो मुस्लिमों को बुरा लगता, हिंदुओं पर लगाता हिंदुओं को बुरा लगता। ये तो मानव की प्रकृति है, तो इस पर नहीं जाना है, हमें भावनाओं से नहीं खेलना है। लेकिन हमें यह समझना है कि जजिया कर भारत में सबसे पहले किसने लगाया, तो वो था हमारा मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है ना। इसने दिरहम नाम के एक सिक्के चलाए जो कि किसके बने हुए होते थे, तांबे के बने हुए होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक ना। तो दिरहम नाम के सिक्के किसने चलाए, मोहम्मद बिन कासिम ने चलाए। ठीक है ना। कहां का रहने वाला था, अरब का रहने वाला था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ, 712 एडी में हुआ। ठीक। दिरहम नाम के सिक्के किसके बने हुए होते थे, तांबे के बने हुए होते थे। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक, तो ये था हमारा कुछ आज का फर्स्ट पार्ट गुप्तोत्तर वंश से। उम्मीद है आपको कहानी के रूप में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा, ताकि आपको यहीं पर सारी चीजें याद हो जाएं। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा हुणों का आक्रमण। हुण जो थे वो मध्य एशिया के रहने वाले थे, यानी रूस वाले क्षेत्र के रहने वाले थे, और ये भारत में आए। ये खाना बदोश लोग थे, यानी खाने की तलाश में दर बदर भटकते रहते थे। ठीक है, उसके बाद इनके 3 राजा याद रखने हैं, खुसनेबाज, तोड़मल और मिहिरकुल। सबसे क्रूर राजा तोड़माल। बात करें मिहिर कुल की, तो ऐसा राजा जिसने शैव धर्म अपनाया था। यदि बात करें कि हुणों को किसने हराया था, तो हुणों को भारत में गुप्तों ने और यशोवर्मन ने हराया था। उसके बाद आते हैं वाकाटक वंश पर। किस पर, वाकाटक वंश का। वाकाटक वंश जो था एक ब्राह्मण वंश था, सबसे पहली बात। इसका संस्थापक विंध्य शक्ति था। दूसरी बात, प्रिवर्सन प्रथम जो था वे पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने वाकाटक वंश में सम्राट की उपाधि धारण की थी। उसके बाद आता है कौन, उसके बाद आता है प्रिवर्सन रुद्रसेन द्वितीय की शादी हुई थी विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती के साथ, लेकिन रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई और प्रभावती के 2 पुत्र हुए, दामोदर सेन और दिवाकर सेन। ठीक है, तो शासन चलता रहे, इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने कालिदास को दूत बनाकर भेजा वाकाटक वंश में, और उन्होंने सहायता भी की प्रभावती की, जब तक कि दामोदर सेन बड़े नहीं हो गए। उसके बाद दामोदर सेन बड़े हुए और उन्होंने शासन किया प्रिवर्सन द्वितीय के नाम से, और संस्कृत भाषा में एक सेतुबंध नाम की पुस्तक भी लिखी। ठीक है, और जो अजंता एलोरा की गुफाएं नंबर 16, 17 व 19 हैं, वो वाकाटक वंश से संबंधित है, यानी 19 में से 3 गुफाएं वाकाटक वंश की हैं। उसके बाद हमने बात की वर्धन वंश पर। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी और चीनी साहित्यों में से शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। आपको इनके 3 अभिलेख याद रखने हैं। मधुबन मऊ अभिलेख, जहां से ग्रामदान की जानकारी मिलती है। दूसरा बांसखेड़ा अभिलेख जो कि शाहजहांपुर से मिला है, यहां से हस्ताक्षर की जानकारी मिलती है। तीसरा ऐहोल अभिलेख, जिससे जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। उसके बाद हम बात करें संस्थापक, तो संस्थापक थे इसके प्रभाकर वर्धन के 3 संतानें हुई। कौन कौन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री। ठीक है ना। राज्यवर्धन पहले शासक बने, किसकी मृत्यु के बाद, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद। उसके बाद बने हर्षवर्धन ने अपनी बहन राज्यश्री का विवाह किया मोखरी वंश में, और
मोकरी वंश के राजा की मृत्यु हो गई, जिसके कारण इन्होंने उनका शासन संभाला राज्यश्री का, और भारत का पहला शासक जिसने पूरे उत्तर भारत पर कब्जा किया वो था हर्षवर्धन। ठीक है ना। हर्षवर्धन के आपको दो दरबारी याद रखने हैं, वाणभट्ट और ब्रह्मगुप्त। इसकी आपको 3 पुस्तकें याद रखनी है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ठीक है, ये 3 पुस्तक याद रखनी है। उसके बाद हमने बात की अरब आक्रमण पर। भारत में अरब आक्रमण हुआ था, यह पहला मुस्लिम आक्रमण था। इसकी जानकारी हमें चचनामा पुस्तक से मिलती है। ठीक है, सबसे पहले आक्रमण करने की कोशिश की थी वो था अल हज्जाज, लेकिन वो असफल रहा 2 बार। उसके बाद उसने अपने सैनिक को भेजा मोहम्मद बिन कासिम को 712 एडी में, और उसने सिंध पर सबसे पहला आक्रमण किया 712 एडी में। और किसके प्रति? दाहिर सेन के प्रति। इस युद्ध को जाना गया राज और ब्राह्मणाबाद के युद्ध, और इसमें मोहम्मद बिन कासिम की जीत हुई। ठीक है ना। जीत होने के बाद उसने भारत पर जजिया कर लगाया, और ताहिर सेन की पत्नी ने जौहर व्रत किया, जो कि भारत की प्रथम महिला थी जिन्होंने जौहर व्रत किया। ठीक है, इसने सबसे पहले भारत में जजिया कर लगाया हिंदुओं पर, और इसने दिरहम नाम के सिक्के चलाए जो कि तांबे के बने हुए होते थे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, कुछ भी नहीं था इसमें, आज की क्लास में कुछ भी नहीं था इतना खास। आप चाहो तो बड़े आसानी से याद रख सकते हो कहानी के तौर पर। कहानी है सब कुछ। ठीक है, कहानी है, कहानी की तरह पढ़ते जाइए पूरी हिस्ट्री को। यकीन मानिएगा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन हिस्ट्री भी आपको बड़े अच्छे से कवर होगी, जैसे कि ज्योग्राफी और बायोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से। ठीक है, तो बताना वीडियो कैसी लगी। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप अच्छे से रिवीजन कर लेना। नोट्स में डाल दूंगा, जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में भी डाले हुए हैं पूरे गुप्त वंश के, ऐसे में इसके भी डाल दूंगा। ठीक है, और भी अच्छे अच्छे टॉपिक करेंगे आने वाले समय में, जो एग्जाम रिलेवेंट अच्छे होंगे। पहले सिलेबस कवर करेंगे, फिर उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार पढ़ते रहेंगे। तो बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना, और चैनल पर जो वीडियो देख रहे हैं ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर लिया होगा। ठीक है, तो अच्छे से रिवीजन कर लेना, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए आप अच्छे से प्रिपेयर हो नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो होगी बिल्कुल इससे रिलेट होगी। इसे पूरी कंप्लीट देख लेना, जो यहाँ तक आए उन्होंने देख भी ली होगी कंप्लीट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। थैंक यू।